हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोनोहेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में हम 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे और उनमें सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हम हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम दे देते हैं। मोनोहेलो एल्केन्स या मैं कहूँ एल्किल हैलाइड की जो जनरल रिएक्शंस है, जो मुख्य अभिक्रिया है, वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? ये एल्किल हैलाइड, इसमें हैलोजन और एल्किल के कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता हैलोजन की ज़्यादा होती है और हैलोजन की अगर विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और एल्किल के कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश बन गया। पिछले वीडियोज़ में मैंने नाभिक स्नेही के बारे में भी बताया था कि होता क्या है नाभिक स्नेही। जो नाभिक से स्नेह करता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करता है, नाभिक पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करेगा हम उसको कह देंगे कि वो न्यूक्लियोफाइल है, वो नाभिक स्नेही है। तो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या मैं कहूँ जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इनमें न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा है? ये वाला X-। तो अब ये जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है, पुराना नाभिक स्नेही है, वो हटेगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल, नया नाभिक स्नेही अगर इसमें जुड़ जाए तो हम इसको कह देंगे कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। यहाँ पर X- हटा और ये नया ग्रुप जुड़ गया, नया नाभिक स्नेही जुड़ गया। ये लो, ये लिविंग ग्रुप था, हट गया और प्रोडक्ट बन गया RNU। इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से स्कोर बताता हूँ। मैंने एल्किल हैलाइड में एग्जाम्पल ले लिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड और मैंने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी इसकी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, यहाँ पर जलीय KOH है। तो जलीय KOH के 2 पार्ट हैं, K+ और OH-। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट NU- है। वैसे ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? नाभिक स्नेही भाग कौन सा है? नेगेटिव चार्ज किस पर है? OH- पर। और इसमें आपको मालूम ही है Cl पर नेगेटिव और इस मेथिल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा और नया न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट बन गया CH3OH और ये K और Cl निकल गया। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है, वो 2 टाइप से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक तो ये हो सकता है कि सबसे पहले ये जो एल्किल हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटे। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तो बनेगा R+ और X-। मतलब फर्स्ट स्टेप में, पहले पद में पुराना नाभिक स्नेही पूरा हट गया और ये एल्किल कार्बोकेटाइन बन गया। एल्किल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? कार्बोकेटाइन, कार्ब धनायन बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? R+ किसी नए नाभिक स्नेही के साथ जुड़ गया, ये नया न्यूक्लियोफाइल आया, इसके साथ जुड़ गया और बन गया प्रोडक्ट RNU। तो ये 2 स्टेप में काम हुआ है, 2 पदों में ये काम हुआ है कि पहले पद में ये पुराना नाभिक स्नेही हटा। हो सकता है कि एल्किल और हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोई वीक रहा होगा, दुर्बल बंध है, इसलिए टूट गया होगा। आयनाइजेशन इजीली हो गया, जिसका आयनन आसानी से हो गया तो हम कह देंगे X- हट गया और एल्किल कार्बोकेटाइन बना और आगे कोई नया न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। 2 पदों में काम हो रहा है। या ये ऐसा भी तो हो सकता था कि एल्किल हैलाइड के बीच का जो कार्बन है, जो बॉन्ड है, वो टूटे नहीं, इजीली टूट नहीं रहा, मतलब इसका आयनाइजेशन इजीली नहीं हो रहा, ये सरलता से आयनीकृत नहीं हो रहा। तो फिर ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है इसको जुड़ना तो है,
लेकिन जुड़ेगा कैसे? जब तक ये पुराना न्यूक्लियोफाइल हटेगा नहीं तब तक ये जुड़ नहीं सकता। लेकिन ये हट भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ का मैंने बॉन्ड ये बता दिया कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बॉन्ड इजीली टूट नहीं रहा, ये आयनों में इजीली ब्रेक नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें, कैसे इसमें प्रतिस्थापन करवाएं? तो ये जो न्यूक्लियोफाइल, नया जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड से आएगा, सामने से तो आ नहीं सकता क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इन दोनों में रिपल्सन होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये बैक साइड से आएगा। और जैसे जैसे इस एल्किल के पास आता जाएगा वैसे वैसे ये जो X माइनस है, जो लिविंग ग्रुप है, जो पुराना नाभिक स्नेही है, वो दूर होता जाएगा। कुछ ऐसा होगा, NU नाभिक स्नेही इसके पास आता गया, यहाँ पर बॉन्ड बनता गया एल्किल और NU के बीच में, और ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया। X पर भी चार्ज नेगेटिव है, ये लोग पार्शियली नेगेटिव मैंने बना दी इनके। जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड पूरा बन जाएगा वैसे ही ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा। काम तो वही हुआ है कि पुराना जो नाभिक स्नेही था वो हट गया और नया नाभिक स्नेही जुड़ गया, लेकिन कुछ अलग ढंग से इसमें जुड़ा है। यहाँ पर ये 2 पदों में काम हो रहा है, 2 स्टेप है, लेकिन यहाँ जो नया नाभिक स्नेही था वो इसके पास आता गया और पुराना दूर होता गया। यहाँ पर ऐसा कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, जैसे इसमें बन रहा था कार्बोकेटाइन वैसा यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। यहाँ पर तो ये बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ चल रहा है, मतलब इनके बीच में बंध बन रहा है और इनके बीच में बंध जो पुराना था वो टूट रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस अवस्था को हम नाम देते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, जैसे यहाँ इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकेटाइन, यहाँ ऐसा कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, यहाँ पर तो संक्रमण अवस्था बन रही है। यहाँ 2 पदों में हो रहा है काम, यहाँ ऐसा कोई पद नहीं है, केवल एक स्टेप पे काम हो रहा है कि जैसे जैसे पुराना न्यूक्लियोफाइल, या मैं कहूँ जैसे जैसे नया न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से पास आता गया वैसे वैसे पुराना न्यूक्लियोफाइल दूर होता गया। फाइनली नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया पूरा पूरा और पुराना न्यूक्लियोफाइल हट गया पूरा पूरा, तो मैं कह दूंगा प्रोडक्ट बन गया। तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है। तो कहने का मतलब नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। तो हम कह देंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक SN1 और दूसरी होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर मतलब द्विअणुक, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो 2 प्रकार की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है इनको अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक SN1 और एक SN2। एक है SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और दूसरा SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अभी इनका मतलब समझेंगे एकाणुक द्विअणुक क्या है। अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था उसी को मैं दोबारा ले रहा हूँ कि ये मैंने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल के कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन X की तरफ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पार्शियली नेगेटिव, एल्किल के कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। सबसे पहले क्या होगा कि इनका जो बॉन्ड है वो टूटेगा, मतलब इसका आयोनाइजेशन हो गया, टूटा, तो ऐसा टूटा R+ और X- बन गया। इनमें अट्रैक्शन भी तो होता है प्लस माइनस, हो सकता है वापस से ये जुड़ जाए, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। और ये जो है स्लो स्टेप में चलता है काम, मतलब ये जो स्टेप है वो इसकी जो रेट है, इस अभिक्रिया का जो वेग है वो बहुत ही धीमा है, धीमी गति से होने वाला ये पद होगा। अब सेकंड स्टेप में ये जो एल्किल कार्बोकेटाइन बना है वो नए न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, ये फास्ट होगा काम, तेज गति से काम होगा, NU जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन गया RNU। तो SN1 रिएक्शन कौन से हेलो यौगिक देंगे? वे हेलो यौगिक जिनमें आयनन आसानी से हो जाता है, जिनका आयनीकरण, जिनका आयनन सरलता से हो जाता है, हम कह देंगे वो SN1 रिएक्शन इजीली देंगे। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में, 2 पदों में पूरी हो रही है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि पूरा पूरा X- या मैं कहूँ जो पुराना नाभिक स्नेही था वो हटेगा, और दूसरे स्टेप में नया नाभिक स्नेही तेजी से जुड़ेगा और प्रोडक्ट बना देगा। SN1 रिएक्शन है ये।
इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में काम हुआ। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है, तेजी से होने वाला काम है। ठीक है, अब SN2 को समझते हैं। ये एल्किल हैलाइड है, ये कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें ये जो बॉन्ड है वो इजीली टूट नहीं रहा है, मतलब इसका आयनन आसानी से नहीं हो रहा। तो फिर ये X माइनस अगर हटेगा नहीं तो फिर नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कैसे, अभी बताया था, बैक साइड से आएगा। तो बैक साइड से आएगा और इस पर जुड़ता जाएगा। तो वे हेलो यौगिक जिनका आयनन मतलब जिनका आयनाइजेशन आसानी से नहीं होता वो SN2 रिएक्शन शो करेंगे, SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आयनन नहीं हो रहा है इनका। लेकिन हमें हटाना तो है इसको, तो ये बैक साइड से आएगा और बैक साइड से आया तो NU जुड़ता गया इससे R से और X दूर होता गया। क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है तो मैं इस पूरे पर माइनस बना सकता हूँ। और इसको मैंने क्या नाम दिया था, याद हो तो, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, जो कि अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। फाइनली यहाँ बॉन्ड पूरा पूरा बन जाएगा RNU और ये वाला X इस माइनस को लेकर पूरा अलग हो गया। पुराना नाभिक स्नेही हट गया और नया नाभिक स्नेही जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया RNU। तो SN2 रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे, वे हेलो कंपाउंड, वे हेलो यौगिक जिनमें R और X का जो बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली नहीं टूटे, या मैं कहूँ जिनका आयनन सरलता से नहीं होता, SN2 रिएक्शन देंगे। इनमें जो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक संक्रमण अवस्था बनती है जो कि अस्थायी होती है, फाइनली ये टूट कर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें सारा जो ये जो प्रोसेस है, ये 1 स्टेप है, पूरा एक पद में काम होता है। यहाँ पर बैक साइड से अटैक होगा और X हटता जाएगा। जैसे जैसे ये पास आता गया वैसे वैसे ये दूर होता गया, पूरा बंद बन जाएगा, पूरा बंद टूट जाएगा, तो हम कह देंगे प्रोडक्ट बन गया। तो ये 1 स्टेप प्रोसेस होगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस, SN1 रिएक्शंस 2 पदों में, SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप 1 पद में होने वाला काम है। तो फिर ये 1 और 2 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, मतलब जो वेग है, इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इस अभिक्रिया का जो वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है। देखो, स्लो स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड ही यहाँ पर काम आया है, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में काम आया है। तो मैं कहूँगा इस रिएक्शन का जो रेट मतलब वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो एल्किल हैलाइड का यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूल्स देखूँ कितना है, तो 1 है, तो मैंने पावर 1 लगा दी। तो केवल एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया का वेग, इसलिए मैं कह दूंगा 1 एक अणुक। और यहाँ देखो, ये तो पूरा सिंगल स्टेप में है, एक ही पद में है, तो इसमें देखो अभिक्रिया का वेग इन 2 अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। एक तो कौन सा, RX, इस अभिक्रिया का वेग एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तो 2 अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया का वेग, तो मैं कह दूंगा यह है SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो मैंने 4 बातें इनकी बताई है। सबसे पहली बात, जिनका आयनन आसानी से हो जाता है SN1 देते हैं, जिनका आयनन आसानी से नहीं होता SN2 रिएक्शन देंगे। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेंगे, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल बनती है ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल होती है। अगली बात, यहाँ पर 2 स्टेप है, मतलब 2 पदों में काम होता है, 1 स्टेप प्रोसेस है। और लास्ट बात, इन अभिक्रियाओं का वेग केवल एल्किल हैलाइड के एक अणु की सांद्रता पर डिपेंड करता है, जबकि इन अभिक्रियाओं का वेग एल्किल हैलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और एक ये एग्जाम्पल मैंने इसका बताया। एक एग्जाम्पल मैं और लूँगा SN1 और SN2 का, उसको अपन और समझ लें। यहाँ पर मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया, ये वाला, जिसमें 3 मेथिल जोड़ दी एक कार्बन से, और यहाँ पर मैंने हेलोजन जोड़ दिया Cl। ये टर्शरी है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल है।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इजीली टूटेगा। क्यों टूटेगा इजीली? क्योंकि तीन तीन मेथिल जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब इंडक्टिव और प्लस आई का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलते हैं। तो तीनों CH3 इन कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलेंगे, इस कार्बन की ओर धकेलेंगे और कार्बन से होते हुए किधर, Cl की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पहले ही चेंज थी, Cl पर माइनस और कार्बन पे प्लस आ रहा था, लेकिन तीनों इन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर ही जा रहे हैं। तो इजीली ये जो Cl है वो निकल जाएगा, इससे मतलब ये जो बॉन्ड है वो इजीली टूटेगा। तो क्या बनेगा यहाँ, C, तीन मेथिल इस कार्बन पर जुड़ रहे हैं, आसानी से हो गया इसका आयनन, और ये Cl माइनस हट गया, पुराना नाभिक इसमें हट गया, ये इंटरमीडिएट बना। और इस इंटरमीडिएट की आप ज्यामिति देखो कैसी है, ज्योमेट्री आप बता सकते हो। तीन मेथिल हैं और कार्बन पर पॉजिटिव है, ये प्लेनर है भाई, एक प्लेन पर तीनों CH3 लगे हुए हैं, ये तीन कोनों पर तीन CH3 जा रहे हैं, प्लेनर ट्रायंगुलर इस ज्योमेट्री का नाम है। समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है। कार्बोकेटाइन बन गया। मैं आपसे पूछूं बताओ ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? दिख रहा है साफ साफ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन तीन कार्बन के बीच है, तो मैं कह दूंगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर किसी रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बने तो आप उसको स्टेबल करने की भी सोचो। कार्बोकेटाइन एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है ये 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट के द्वारा कोई भी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होता है तो आप उसको पहले स्टेबल करो। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो किसी रिएक्शन में अगर कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, मान लो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और अगर वो रीअरेंजमेंट से, पुनर्विन्यास से 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो रहा हो, तो आपको पहले रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा, उसको स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 3 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल है। अब नया नाभिक इसने, मान लो कोई ये OH माइनस आया, ये जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा 3 CH3 और C से OH जुड़ गया, ये उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। 2 स्टेप प्रोसेस SN1 रिएक्शन से। इसका आयनाइजेशन इजीली हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तीन तीन मेथिल अपने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेल रहे थे। धक्का लगाने वाले प्रभाव ये एल्किल रखते हैं। SN2 रिएक्शन, इसकी मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। मैंने एक कार्बन से 3 H जोड़े और एक हेलोजन जोड़ दिया, एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने छोटा सा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग अलग है ही, Cl पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जनरेट हो गया। अब क्या ये बॉन्ड इजीली टूटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो H जुड़ रहे हैं, इस जगह तो 3 CH3 थे। CH3 का जो इफेक्ट होता है वो तो मैंने बताया था प्लस आई, धक्का लगाने वाला प्रभाव था, लेकिन यहाँ तो H जुड़ रहे हैं, H का कोई प्रभाव नहीं होता। H इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को ना तो खींचता है और ना ही धकेलता है, तो फिर ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। अब ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है ये वेट कर रहा है कि कब ये हटे और कब जुड़ूं, तो ये तो हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा तो इसको तो जुड़ना है, तो ये बैक साइड से आएगा फिर, और जैसे जैसे इस कार्बन के पास आता जाएगा वैसे वैसे ये Cl दूर होता जाएगा। तो क्या बनेगी इससे? ट्रांजिशन स्टेट। ये OH को बैक साइड से जोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा और ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। ये लो, और 3 H है, इनको मैंने और जोड़ दिया। और चार्ज कौन सा है न्यूक्लियोफाइल पर? देखो नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट, जो कि कैसी होती है? अनस्टेबल। फाइनली क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड पूरा पूरा बनेगा और ये बॉन्ड पूरा हटेगा, तो Cl माइनस को लेकर पूरा अलग, और 3 इससे H जुड़ ही रहेंगे, CH3, और यहाँ जुड़ गया OH।
प्रोडक्ट बन गया, पुराना हट गया Cl- और नया OH जुड़ गया, लेकिन बैक साइड से जुड़ा है। तो बैक साइड से जुड़ रहा है SN2 रिएक्शंस में। तो वे हेलो कंपाउंड जिनका आयनन इजीली नहीं होता, जिनका ये पुराना नाभिक स्नेही आसानी से हटता नहीं, तो हम उनको फिर हटाने के लिए बैक साइड से अटैक करवाएंगे, मतलब SN2 रिएक्शन शो करेंगे ऐसे हेलो कंपाउंड। ट्रांजिशन स्टेट बनी रही है और आगे जाकर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहां पर एक एग्जाम्पल मैं इसका और लूंगा, SN1 का और SN2 का। SN1 और SN2 मैंने एक कार्बन से 3 ग्रुप जोड़े, R1, R2, R3 और एक हेलोजन जोड़ दिया। मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हैं। अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए या एक कंपाउंड ऐसा हो जिसमें एक कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हों, चारों समूह भिन्न भिन्न हो, तो हम कह देते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। ये प्रकाशिक सक्रिय या प्रकाशिक निष्क्रिय वाली जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें हम इसको पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं केवल एक छोटे से डेफिनेशन से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा, कौन सा प्रकाशिक सक्रिय होगा और कौन सा प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। तो किसी कंपाउंड में कोई एक कार्बन ऐसा हो जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हों, तो हम कह देंगे वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर चारों समूह अलग अलग नहीं हो तो वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने यहाँ पर ये जो हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड ही है ये भी, तो ये मैंने जो हैलाइड लिया है वो कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड लूँ और उसको SN1 रिएक्शंस से कोई प्रोडक्ट बनाऊं तो कैसा बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा देखते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्रकाशिक सक्रिय, एल्किल हैलाइड लिया, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि SN1 रिएक्शन से हम इसको पूरा करेंगे। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो C से 3 एल्किल जुड़ रहे हैं, R1, R2 एंड R3, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और ये X माइनस इससे हट गया पूरा पूरा। ये कार्बोकेटाइन बन गया फर्स्ट स्टेप में, और कार्बोकेटाइन पर दिख रहा है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और ज्यामिति कैसी बताई थी मैंने इसकी, समतल त्रिकोणीय। ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में जो नाभिक स्नेही का अटैक होगा तो वो कैसे होगा, ये समतल त्रिकोणीय है। इसमें नाभिक स्नेही, जैसे मान लो नया नाभिक स्नेही OH माइनस है, तो ये इस साइड से भी आ सकता है, और नाभिक स्नेही का अटैक बैक साइड से भी हो सकता है। इसको अपन कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैंने बना दी, जहाँ से पकड़ रखा है मैंने वो कार्बन है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, और इस जगह हेलोजन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा SN1 में, ये पुराना नाभिक स्नेही हट गया, अभी टेट्राहेड्रल है ये, अभी हट गया, इसको मैंने रख दिया। ये ज्योमेट्री कौन सी हो गई, समतल त्रिकोणीय। ये प्लेनर है, एक प्लेन पर तीनों आ गए बॉन्ड, R1, R2, R3 यहाँ लगे हुए हैं। कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, ये बन गया। ठीक है, अब आया नया नाभिक स्नेही, ये मान लो नया कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, जैसे यहाँ आ रहा है। अब ये OH आयन इस साइड से भी आकर अटैक कर सकता है, जुड़ सकता है, और बैक साइड से भी आ सकता है। मान लो इस टाइप के कार्बोकेटाइन 100 बन गए, इसके टोटल 100 अणु थे, तो कार्बोकेटाइन भी कितने बने, 100 में से 50 पर तो नाभिक स्नेही इधर जुड़ेगा और 50 पर नाभिक स्नेही बैक साइड से जुड़ेगा। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन 2 टाइप के प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो कब बनेंगे, जब ये कैसा हो, यहाँ पर एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय हो। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब क्या है, जिससे जुड़े चारों समूह अलग अलग हों। तो यहाँ पर 2 टाइप के जो प्रोडक्ट बने,
उनमें एक तरह तो मतलब एक साइड में तो OH इधर जुड़ेगा, तो एक तो प्रोडक्ट ये बना R1 R2 R3 और OH। और अगर बैक साइड से OH जुड़ेगा तो क्या होगा, देखो R1C R2 R3 और ये OH जुड़ गया। एक में मैंने बैक साइड से जोड़ दिया और एक में मैंने इधर से जोड़ दिया। 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, दोनों बनेंगे प्रोडक्ट। और ये भी देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इनमें जुड़े चारों समूह अलग अलग हैं। R1 है, R2 है, R3 है और OH है, यहाँ पर भी अलग अलग है। लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, इनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है। एक में OH इधर जुड़ रहा है और एक में OH बिल्कुल बैक साइड में जुड़ रहा है, अपोजिट जुड़ रहा है। यहाँ पर इस प्रोडक्ट में OH उसी साइड जुड़ रहा है। इस प्रोडक्ट में OH जो नया नाभिक स्नेही था वो उसी साइड जुड़ा है जिधर पहले नाभिक स्नेही था। ये पुराना नाभिक स्नेही इधर था, इसमें भी OH इधर ही जुड़ा है। लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट बना है 50% जो दूसरा उत्पाद बना है, उसमें जो नया OH था, नया नाभिक स्नेही था, वो बिल्कुल बैक साइड में जुड़ा है। तो अगर उसी जगह नाभिक स्नेही जुड़े जहां पहले नाभिक स्नेही था, उसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का धारण। वही विन्यास आ गया। इधर है X माइनस, इसमें भी OH माइनस इधर ही जुड़ा है। पुराना जहां था नाभिक स्नेही वहीं पर नया जुड़ा है। और इसमें देखो बैक साइड से हुआ है, तो इस विन्यास का प्रतिपन हो गया, इन्वर्जन हो गया। हम इसको कह देंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिपन। तो अगर इस टाइप के टोटल 100 मॉलिक्यूल्स होते, इस टाइप के कार्बोकेटाइन 100 बनते रिएक्शन में, तो मैं कह देता 50% या जो 50 जो अणु हैं उत्पाद के, उनका तो इन्वर्जन से बनते वो तो, और 50 जो बनते वो धारण से बनते, रिटेंशन से बनते। इन दोनों की ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिविटी की बात करूं तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, प्रकाशिक सक्रिय हैं। हाँ, दोनों में से एक प्रकाश के तल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक नया शब्द और आया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम नाम दे रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। यहाँ केवल मैं प्रकाश से संबंधित बात कर रहा हूँ कि एक प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाएगा और दूसरा प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाएगा। और दोनों का अगर मैं मिश्रण बना दूं, क्योंकि यहाँ पर दोनों बन रहे हैं, तो जो मिश्रण मिलेगा हमें, मिक्सचर मिलेगा, उसको हम नाम दे देंगे रेसेमिक मिक्सचर। इसको हम क्या नाम देंगे? रेसेमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन अगर कोई एल्किल हैलाइड ऐसा शो करे जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हों, मतलब प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड अगर SN1 रिएक्शन शो करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो रेसिमीजेशन से बनेंगे, रेसिमीकरण से बनेंगे। 50% बनेगा ये वाला, 50% बनेगा ये वाला। 50% बनेगा जो प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाएगा और 50% ऐसा बनेगा जो प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाएगा। तो दोनों का मिक्सचर आपको मिला है और उस मिक्सचर को हम क्या नाम दे देते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। अब मैं SN2 रिएक्शन को और समझाता हूं एक ऐसे ही एग्जांपल से। मान लो इस कार्बन से मैंने 4 ग्रुप जोड़े, एक R जोड़ दिया, एक Cl या X जोड़ दिया, और एक मैंने जोड़ दिया H और एक जोड़ दिया R2। आप देखो इसमें भी चारों ग्रुप अलग अलग हैं। अगर चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी कैसा था? प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव है ये भी। मान लो इसका आयनाइजेशन इजीली नहीं हो रहा, मतलब जो पुराना नाभिक स्नेही था वो इजीली इससे हट नहीं रहा है, तो फिर ये जो नया नाभिक स्नेही है वो बैक साइड से आएगा, इधर से आएगा, इस साइड से जुड़ता जाएगा, पास आता जाएगा, ये दूर होता जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा अभी बताया था, उसी को मैं प्रकाशिक सक्रिय वाले एग्जाम्पल से और बता रहा हूँ। R1 R2 R3, R1 R2 और एक H जुड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर
H जोड़ देता हूँ भाई, R1H और R2, ये X दूर होता गया और ये OH पास आता गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। और इसे ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री देखो आप, समतल में तो ये दिख रहे हैं और एक OH इधर है और एक X इधर है, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। एक पिरामिड इस OH के साथ बनेगा और एक पिरामिड इस X के साथ बनेगा, तो इसकी ज्यामिति बनेगी TBP। ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल है, फाइनली क्या होगा, X माइनस पूरा अलग होगा और OH पूरा पूरा जुड़ गया, तो C R1 H R2 और ये OH, ये बन गया प्रोडक्ट, उत्पाद। तो बताइए SN2 रिएक्शन से अगर मैंने इसको पूरा करवाया रिएक्शन को, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो विन्यास के धारण से बना या विन्यास के प्रतिपन्न से बना, मतलब यहाँ पर रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन हुआ, मतलब यहाँ पर नया नाभिक स्नेही बैक साइड में जुड़ा या उसी जगह जुड़ा जहाँ पर पहले नाभिक स्नेही था। बिल्कुल दिख रहा है इसमें बैक साइड में, इधर देखो इसमें नाभिक स्नेही इस साइड है, जबकि जो प्रोडक्ट बना हुआ उसमें नाभिक स्नेही बिल्कुल बैक साइड में जुड़ा है, तो यहाँ पर केवल और केवल इन्वर्जन ही होगा, ये लो। और इस इन्वर्जन को हम नाम दे देते हैं वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। तो वाल्डन इन्वर्जन SN1 में होगा या SN2 में, SN2 रिएक्शंस में होगा। यहाँ पर तो दोनों हो रहे हैं, देखो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड ले लिया जाए तो इसमें दोनों होंगे, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा और रेसेमिजेशन के साथ प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब 50% ये बनेगा 50% ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो केवल इन्वर्जन ही होगा। वाल्डन साइंटिस्ट ने समझाया था, इसलिए हम इसको वाल्डन इन्वर्जन कह देंगे कि जैसे जैसे पुराना नाभिक स्नेही इससे दूर होगा उससे पहले नया नाभिक स्नेही इसके बैक साइड से पास आता जाएगा, तो जैसे जैसे यहाँ पर बंद बनता जाएगा यहाँ बंद टूटता जाएगा और हम कह देंगे प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, जिसमें OH या मैं कहूँ जिसमें नया नाभिक स्नेही बिल्कुल बैक साइड से ही जुड़ेगा, वाल्डन इन्वर्जन कहलाएगा। कंप्लीट। SN1 और SN2 रिएक्शन के अगर मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको और समझाऊं कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन इजीली देगा और कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन इजीली देगा, तो आप बता सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, CH3 3 लग रहे हैं और C से एक Cl जुड़ रहा है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया जिसमें एक कार्बन से H जुड़ रहे हैं तीनों और एक Cl जुड़ रहा है। बताइए इन दोनों में SN1 रिएक्शन कौन सा इजीली देगा? SN1 रिएक्शन के लिए इनमें रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा होगा, अधिक क्रियाशील कौन सा होगा SN1 के लिए? तो मैंने बताई थी सबसे पहली बात कि SN1 रिएक्शन में वो एल्किल हैलाइड या वो हेलो यौगिक इजीली देते हैं जिनका आयोनाइजेशन इजीली होता है। यहाँ पर तीनों मेथिल क्या करेंगे, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलेंगे और ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन यहाँ पर H लग रहे हैं तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, तो हम कह देंगे SN1 रिएक्शन ये इजीली देगा। तो ये SN2 के लिए ज़्यादा क्रियाशील हुआ, या मैं कह सकता था बताओ बैक साइड से अटैक किस पर इजीली होगा, इस पर या इस पर? बिल्कुल इस पर होगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ग्रुप जुड़ रहे हैं। अगर छोटे ग्रुप होंगे तो OH इजीली आकर बैक साइड से जुड़ेगा इस कार्बन से। स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा कम रहेगी। अगर यहाँ बड़े एल्किल आ जाते कोई, जैसे यहाँ पर मेथिल आ रहा है, वैसे अगर यहाँ पर भी कोई बड़े एल्किल आ जाते तो मैं कह देता ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता। तो जिसमें बैक साइड से इजीली अटैक हो जाए तो हम कह देंगे वो SN2 रिएक्शंस देंगे, और जिसका आयोनाइजेशन इजीली हो जाए वो SN1 रिएक्शंस शो करेंगे। अच्छा ये बताओ ये एल्किल हैलाइड कितने डिग्री है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 डिग्री कार्बन है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपने पास अगर एल्किल हैलाइड 3 टाइप के हों, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो उनमें SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। और यहाँ पर SN1 का था ये तो, और SN2 रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूँ तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा। क्लियर?
तो केवल एल्किल हैलाइड मैंने लिए हैं। 3 टाइप के एल्किल हैलाइड होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। एक तो होता है 3 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 1 डिग्री। तो SN1 रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? 3 डिग्री। और SN2 रिएक्शन के लिए अगर मैं एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछूं तो ये होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये 1 डिग्री, क्योंकि बैक साइड से उसमें इजीली अटैक होता है। तो इसको अपन कुछ क्वेश्चंस के रूप में और करते हैं। तो क्वेश्चन अपना यही है कि 2 कंपाउंड दूंगा, उनमें से आपको बताना है कि SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा या SN2 रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस। सबसे पहले हम SN1 रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे मैंने 2 कंपाउंड यहाँ लिख दिए, एक तो लिख दिया ये और एक लिख दिया CH3CH2Cl। बताओ इन दोनों में से SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? बिल्कुल ये होगा, 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्किल हैलाइड के लिए, SN1 रिएक्शंस के लिए। और मैं पूछता SN2 के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो वो हो जाता। एक एग्जाम्पल और देखो, CH3 CH2 CH2 CH2Br और एक मैंने ले लिया ये वाला। इन दोनों में से बताइए SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? देखते देखें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री, और यहाँ पर भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी 1 डिग्री। अब दोनों ही 1 डिग्री है तो कैसे पहचान करें भाई? हमें तो ये मालूम है कि SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 3 डिग्री, उसके बाद है 2 डिग्री और फिर होता है 1 डिग्री। अब दोनों ही 1 डिग्री आ गए तो कैसे पहचान करें? अगर ऐसा कभी केस मिले तो इसके पास वाला कार्बन देख लो, और जस्ट इसके पास वाला कार्बन देखो, ये कार्बन कितने डिग्री है? 2 कार्बन के बीच है ये 2 डिग्री। इसको देखकर अपन पहचानेंगे। यहाँ देखो ये कार्बन, इसके पास वाला ये कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये लो 3 डिग्री कार्बन है। तो बताइए 2 डिग्री और 3 डिग्री में ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा क्रियाशील SN1 रिएक्शंस के लिए कौन सा होता है? 3 डिग्री। तो इसमें ये ज़्यादा क्रियाशील होगा SN1 अभिक्रिया के लिए। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैंने लिया ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ I जोड़ दिया, और एक मैंने साइक्लोहेक्सेन से CH2 जोड़ा, फिर I जोड़ा, यहाँ पर हेलोजन है I। तो बताइए SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? इन दोनों में SN1 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील इस आधार पे देखोगे कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने डिग्री है? 1 और 2 कार्बन के बीच है 2 डिग्री। यहाँ पर देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है ये कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो बताइए 1 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होगा या 2 डिग्री? बिल्कुल 2 डिग्री। SN1 के लिए ये ज़्यादा क्रियाशील और SN2 के लिए ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, SN1 का पूछे या SN2 का पूछे। एक SN2 का क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं कि बताइए SN2 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा। अब आपको ऑर्डर ये फॉलो करना है कि 1 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील और उससे थोड़ा कम 2 डिग्री और सबसे कम ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। मतलब अपोजिट कर दिया मैंने। जैसे यहाँ पर मैंने 3 CH3 लगा दिए और Br जोड़ दिया, और एक एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें केवल 1 CH3 है, 2 H है और Br है। बताइए इन दोनों में से SN2 के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन केवल 1 कार्बन से जुड़ रहा है। तो इजी है, 1 और 3 डिग्री में मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री। अब हम SN2 की बात कर रहे हैं भाई, SN2 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा क्रियाशील हो गया ये। चलो एक और देखते हैं, CBr, और यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप के एल्किल जोड़ दिए, बड़े एल्किल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप मैंने 3 जोड़ दिए। इसमें मैंने मेथिल जोड़े 3, इसमें मैंने आइसोप्रोपिल जोड़े।
अब बताइए SN2 रिएक्शन के लिए ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा। अब डिग्री से अगर हम इसकी पहचान करें तो ये भी 3 डिग्री कार्बन है और ये भी 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये भी तो 3 कार्बन के बीच ही है, तो दोनों ही 3 डिग्री हैं, तो फिर कैसे पहचान करें। याद करो SN2 रिएक्शन में जो नए नाभिक स्नेही का अटैक होता है वो सामने से होता है या बैक साइड से? बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक किस पर इजीली होगा? जिधर छोटे ग्रुप हो, स्मॉल ग्रुप है यहाँ पर CH3, तो स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा कम होगी। मतलब नया नाभिक स्नेही अगर OH आएगा तो ये छोटे एल्किल समूह है और यहाँ पर बड़े एल्किल समूह है ये, तो किसमें OH इजीली अप्रोच करेगा? यहाँ पर ये OH इस साइड से आएगा और अटैक कर लेगा, मतलब छोटे एल्किल समूह से इजीली अटैक ये करेगा। यहाँ पर बड़े एल्किल थे तो ये मार्ग में रुकावट ज़्यादा यहाँ पर पैदा करेंगे, त्रिविम बाधा यहाँ पर ज़्यादा पैदा करेंगे ये, तो हम कह देंगे इस पर इजीली अटैक होगा। तो SN2 रिएक्शंस के लिए ये ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समूहों की त्रिविम बाधा कम है। जो ग्रुप का ये जो ग्रुप है इनका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, रुकावट है मार्ग में, ये कम पैदा करेंगे, जबकि बड़े एल्किल समूह ज़्यादा पैदा करते हैं रुकावट, इसलिए बैक साइड से अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा, इस पे हो जाएगा। SN1 और SN2 रिएक्शंस को पढ़ने के बाद और इक्वेशंस को हम कर लिए पूरे, इसके बाद हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में होंगे अपना।